So I hope now my voice is audible, the screen is crystal clear. This is CSCS दिव्या अग्रवाल और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5. वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस. ठीक है, तो इस चैप्टर में पता है हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम पढ़ना है जो कि बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि बिजनेस का ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, या फाइनेंस नहीं भी प्रोवाइड करे तो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाकर बिजनेस को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारा जो है हम लोग को आज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, फंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन. तो बेसिकली हम लोग को 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है. एक होता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंड प्रोवाइड करता है बिजनेस को, और एक होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि फंड नहीं प्रोवाइड करता बिजनेस को बट इनडायरेक्टली हेल्प करता है बाय पुटिंग एनफोर्सिंग सम रेगुलेशंस ऑन दोस बिजनेस एंटरप्राइजेस. ऑलराइट, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर, एज यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. और ट्रस्ट मी, आज का जो प्रेजेंटेशन है ना, भयानक वाला अच्छा है, आप लोग को भयानक वाला मजा आने वाला है इस प्रेजेंटेशन में. जस्ट ट्रस्ट मी, बहुत ही मेहनत से मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज का प्रेजेंटेशन में. तो देखो ध्यान से, जैसा कि मैंने बोला 2 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक होता है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन और एक होता है फंडिंग इंस्टीट्यूशन. ठीक है, तो नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोग को 4 इंस्टीट्यूशन का नाम पढ़ना है. वो 4 इंस्टीट्यूशन का नाम क्या क्या है, आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईआरडीएआई. आरबीआई आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सीसीआई इज योर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. आईआरडीएआई इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, और फंडिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जो आपको लोन प्रोवाइड करता है. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फंडिंग इंस्टीट्यूशन, नबार्ड. एक्चुअली आपके सिलेबस में अगर आप प्रीवियस टर्म्स का बात करें तो फंडिंग इंस्टीट्यूशन में नबार्ड भी था, एक्सिम भी था, सिडबी भी था, आईएफसीआई भी था, बट अभी वो सब जो है आपके सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है. और गुड न्यूज है कि आपको खाली नबार्ड पढ़ना है, तो चैप्टर को कर्टेल करके शॉर्टन कर दिया गया है. ठीक है, तो फटाफट एक बार स्क्रीन में चेक करो, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और फंडिंग इंस्टीट्यूशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है. ठीक है, वेरी क्विकली चेक इट, वेरी क्विकली have a look on the non funding institution and on the funding institution. देख लो एक बार फटाफट, वेरी क्विकली. ठीक है, तो आज जो है हम लोग नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन अपने क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप योर आरबीआई एंड योर सेबी. ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे को बताओ. हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे, सेबी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक अप द टॉपिक ऑफ ऑन आरबीआई एंड ऑन सेबी. क्लियर है, तो आपको अच्छे से पता है आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और सेबी का फुल फॉर्म क्या है मेरे को बताओगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है आरबीआई कौन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है. ठीक है, डू यू नो हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई. अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आप देखे होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट सब कुछ चेंज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, तो अनाउंसमेंट आते जाता है. हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, यू शुड नो द नेम. जनरल नॉलेज आपका आना चाहिए. ठीक है, इसलिए बीसीके पढ़ाया जाता है टू बूस्ट अप योर जनरल नॉलेज अबाउट द पॉलिटिक्स. पता होगा आपको अच्छे से. बताओ आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है, शक्ति कांति दास. ठीक है, वेरी गुड, शक्ति कांता दास. शक्ति कांता दास इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई. ओके, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी पूछ सकते हैं ना एग्जाम में. ऑल्दो दिस इज नॉट गिवन इन योर इंस्टीट्यूट का मैट, बट फिर भी लर्न करने में क्या हर्ज है. ठीक है, शक्ति कांता दास जो है इज अ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स टुडे अबाउट आरबीआई. तो फटाफट मेरे को बताओ आरबीआई जो है वो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है कि नॉन फंडिंग. पहले मेरे को ये बताओ आप लोग, क्या आप लोग को डिफरेंस क्लियर हुआ नॉन फंडिंग और फंडिंग के बीच में. नॉन फंडिंग हुआ जो पैसे से हेल्प नहीं कर रहा है बिजनेस को, बट बहुत सारे अपने रूल्स रेगुलेशंस है उसकी वजह से रेगुलेट कर रहा है. जैसे आरबीआई सेंट्रल बैंक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है, क्रेडिट कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सेबी जो है पूरा शेयर मार्केट को रेगुलेट करके रखा है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करके रखा है. सीसीआई कंपटीशन को जो है प्रमोट करता है, आईआरडीआई इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है. तो ये सारे कंपनीज जो होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हुए, फिर उसके बाद अदर कंपनीज where competition is necessary, and the share market, stock market,
फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक का फंक्शनिंग को आरबीआई रेगुलेट करता है, इनडायरेक्टली जो है आपके बिजनेस से एसोसिएटेड है, तो इन लोग को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके कॉमर्स को अच्छा करने के लिए, आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रेगुलेशंस एनफोर्स करते हैं, सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर्स, policy holder, the interest of the consumers, the interest of the depositors in the commercial bank are not getting hampered, ठीक है, they are not getting cheated। इसी वजह से ये सब इंस्टीट्यूशन लाया गया है। और फंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, लाइक नाबार्ड प्रोवाइड्स लोन फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज अ फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो आज जो हम लोग आरबीआई पढ़ने वाले हैं, आरबीआई बेसिकली करता क्या है, क्या मेरे को बताओ, इंडिया का सेंट्रल बैंक बहुत सारे कि एक ही है? एक ही है। What is the name of the India Central Bank? The name of the India Central Bank is Reserve Bank of India, है ना। तो ये जो आरबीआई है, ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितने भी हमारे इंडिया में कमर्शियल बैंक्स है उसके फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, ठीक है। द फंक्शनिंग, यू मस्ट नो दिस, दैट द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन कमर्शियल बैंक इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एक्ट 1934। जी हाँ, आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, डेट मेरे संग लर्न करो, इन द ईयर 1934। एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, यानी कमर्शियल बैंक को दो जन रेगुलेट करे। देयर आर टू एक्ट दैट आर रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। नाउ व्हाट इज कमर्शियल बैंक? हम लोगों का जो बैंक है, जिससे आप लोग डील करते हो, जो आम आदमी का बैंक है, वो गया कमर्शियल बैंक। और जो महान आदमी का बैंक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन सा है, आरबीआई। तो हम लोग तो कमर्शियल बैंक से डील करते हैं ना। गिव मी सम एग्जांपल ऑफ कमर्शियल बैंक। एसबीआई हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, पीएनबी हुआ, इतने सारे कमर्शियल बैंक है जिसमें आपका अकाउंट रहता है। तो उसके फंक्शनिंग को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। So basically there are two acts that are governing the functioning of the commercial bank. एक हो गया RBI Act which was passed in the year 1934 and एक हो गया Banking Regulation Act that was passed in the year 1949. तो हम लोग को तो RBI से मतलब है। तो मेरे को फटाफट बताओ, RBI Act कब पास हुआ था, लर्न हो गया होगा बच्चों मेरे संग डेट, 1934। and RBI as a statutory body was established in which year, 1935। तो दो डेट लर्न करना है, एक्ट पास हुआ 34 में और आरबीआई एज अ बॉडी कब एस्टैब्लिश हुआ, 1935 में, ठीक है। फिर आपको पता है आरबीआई वाज इनिशियली प्राइवेटली ओन्ड, बाद में उसको नेशनलाइज कर दिया गया। तो नेशनलाइजेशन कब हुआ, इन द ईयर 1949। तीन तो डेट मैंने आप लोगों को लर्न करा दिया है। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, 1934। आरबीआई एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1935। आरबीआई जो है आपका नेशनलाइज किस साल हुआ था, 1949। गवर्नमेंट ओन हो गया पूरा का पूरा, पहले प्राइवेटली ओन था। आपको ये बात जान के अच्छा लगेगा कि आरबीआई का जो हेड ऑफिस था ना, मेन ऑफिस, वो पहले कैलकाटा में था बट परमानेंटली शिफ्ट हो गया मुंबई में। तो अभी इसका हेड ऑफिस कहां है आरबीआई का, मुंबई। पहले कहां था, कैलकाटा में। 1937 में शिफ्टिंग हो गया। तो चार टू डेट लर्न कर लिए। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, फटाफट बताओ, आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर, RBI Act was passed in which year, 1934. RBI as a statutory body got established in which year, 1935. RBI got nationalized, यानी पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला गया, किस साल, 1949। RBI का प्रीवियस ऑफिस कहां पे था, हेड ऑफिस कैलकाटा, बट परमानेंटली कहां शिफ्ट हो गया, मुंबई में। कब मुंबई में शिफ्ट हुआ, 1937। तो यहां तक आई थिंक आप लोग को सारा डिटेल मेरे संग लर्न हो गया होगा। और आरबीआई है कौन, सेंट्रल बैंक है इंडिया का, जो कि क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स का फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, ठीक है। गवर्नर कौन है आरबीआई का एट प्रेजेंट, शक्तिकांत दास। तो यहां तक जो है आप लोग को अच्छे से लर्न हो गया होगा। सो लेट अस टर्न ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। शटर इफेक्ट आई हैव यूज्ड ऑन योर पीपीटी प्रेजेंटेशन दिस टाइम। सो लेट अस हैव अ लुक एट द इंट्रोडक्शन। It was established on April 1st, 1935 as a statutory body, but the act was passed in the year 1934. ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है। And nationalization was done in the year 1949. इनिशियली कहां पे था इसका हेड ऑफिस, कैलकाटा में, बट अभी कहां पे है, मुंबई में। मुंबई में कब शिफ्ट हुआ, इन द ईयर 1937, ठीक है। और आरबीआई को गवर्न कौन करता है, अरीता। कॉन्सेंट्रेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिट स्ट्रेट, योर एनर्जी लेवल शुड बी वेरी हाई, योर एंथुसियाज्म शुड बी वेरी हाई, नॉट सो लेथार्जिक लाइक दिस। एक्टिव हो बच्चा लोग, क्या हुआ, इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या पढ़ाई से? कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है, पूरा रात भर मैंने जग के प्रेजेंटेशन बनाया आप लोगों के लिए। तो आप भी अपना जो है फोकस दो, यहाँ पे शटर इफेक्ट यूज किया, देखना है फिर से, हाउ ब्यूटीफुली द स्लाइड विल ओपन, देखो, ठीक है। सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, 1st of April 1935. Act was passed in which year, 1934. नेशनलाइजेशन किस साल में हुआ, 1949 में। पहले इसका हेड ऑफिस कहां पे था, कैलकाटा में, अभी कहां पे है, मुंबई में है ना।
और ये कौन इसको रेगुलेट करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको किसने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। एंड इट इज द एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया। लर्न इट, लुक एट द स्लाइड एंड लर्न ऑल द डेटा वेरी क्विकली। लर्न करो मेरे साथ साथ, बहुत ही मजा आने वाला है ये चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लर्न करो वेरी क्विकली, लर्न इट। लर्न हो गया यहां तक? परफेक्ट। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से और बहुत इजी है, लर्निंग है, लेकिन आपको मेरे संग क्लास में लर्न हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू आर लिसनिंग टू द टॉपिक अटेंटिवली। शैल वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड? टेल मी यस और नो। चले क्या नेक्स्ट स्लाइड में? बोलो फटाफट, लर्न हुआ यहां तक? प्लीज अपना चैट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई दो। नेक्स्ट स्लाइड में चले बच्चा लोग? चलो, लर्न हो गया ना यहां तक? फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये शायद आप लोग 11-12 में भी पढ़ते आए हो। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है? तो एक एक करके जो है अभी हम लोग सारा फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो, नोट छापने का मशीन किसके पास है भाई? जो नया नया नोट आपके पास आता है ना, 2000 रुपया का, 500 रुपया का, ये नोट कहां से छप के आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So you know RBI is responsible for issuing of and printing of new currency notes in India, but except coins of smaller denomination, जो 1-2 रुपए का कॉइन्स होता है ना, RBI उसको इशू नहीं करता। वो कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So RBI is responsible for issuing and printing new currency note except coins of smaller denomination, जो छोटे मोटे सिक्के होते हैं ना, वो RBI इशू नहीं करता, बल्कि वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। So the first important function of RBI is it is responsible for issuing currency, issue of currency, आपको दिखाई दे रहा होगा issue of currency, क्लियर है यहाँ तक? Now moving on to the next function, very easy, ध्यान से सुनना। हमारा बैंक कौन सा है? हम लोग तो आम आदमी है, हम किससे डील करते हैं? हमारा डे टू डे ट्रांजैक्शन क्या आरबीआई के संग होता है? आप आरबीआई के पास जाते हो क्या सेविंग अकाउंट खुलाने, एफडी करने? आरबीआई के पास जाते हो क्या? किसके पास जाते हो? कमर्शियल बैंक के पास जाते हो, एम आई राइट? आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हो, तो कमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट किसके पास करता है? आरबीआई के पास। आम आदमी का बैंक है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। सो कैन आई से आरबीआई इज आल्सो एक्टिंग एज अ बैंक फॉर कमर्शियल बैंक। सो कैन आई से आरबीआई कैन आल्सो बी कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंक इटसेल्फ इज अ बैंक ऑफ द नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल। अब कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई। यानी कमर्शियल बैंक को जब लोन लेना होता है किसके सामने हाथ फैलाता है? आरबीआई। कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट करने किसके पास जाता है? आरबीआई। समझ में आ रहा है? सो आरबीआई इज आल्सो कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक। एंड यू नो आरबीआई इज आल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है मैम, समझाइए? जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे का स्केर्सिटी हो जाता है और सारा दरवाजा बंद हो जाता है, वो किसके सामने जाके हाथ फैलाता है? उसका लास्ट रिजॉर्ट कौन है? आरबीआई। आरबीआई से भीख मांगता है, लोन दे दो भैया मेरे को, और आरबीआई उसको दे देता है झोली में लोन, इंटरेस्ट ले तो ऑब्वियसली, ठीक है। सो देयरफॉर आरबीआई इज आल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई इज आल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक because it is acting as a commercial bank for your it is acting as a bank for your commercial bank and it is also known as lender of last resort. तो दो फंक्शन हम लोग अभी तक अच्छे से कर लिए, एक तो था इश्यू ऑफ करेंसी और एक हम लोग का क्या हो गया? बैंकर्स बैंक। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन के ध्यान से सुनना, हम है ऑर्डिनरी आदमी, हमारा बैंक है कमर्शियल बैंक, महान आदमी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन है? आरबीआई। सो कैन आई से ये दो जन का बैंक है, कमर्शियल बैंक का भी बैंक है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है। सो कैन आई से इट इज एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। सो व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट फंक्शन? इट इज एक्टिंग एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो एक हो गया इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, एक हो गया बैंकर्स बैंक जिसके अंदर हम लोग पढ़े लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और एक हम लोग क्या पढ़े? बैंकर टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? यहां तक पूरा अच्छे से लर्न हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आप लोग को याद है हम लोग पढ़े थे ना फेमा एक्ट के बारे में प्रीवियस चैप्टर में? फेमा का फुल फॉर्म क्या था? फटाफट मेरे को बताओ, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? टेल मी व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? याद है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक्सीलेंट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है क्या रेगुलेट करता था? ट्रेड को ना, ग्लोबल ट्रेड को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो एक्सचेंज रेट होता है, फॉरेन करेंसी का रेट होता है, एक्सपोर्ट के फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आया आपके पास, आप अपने पास नहीं रख सकते। आप एक्सपोर्टर हो, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स आया, डॉलर्स आया, आप अपने पास नहीं रख सकते घर पे, आपको आरबीआई को सरेंडर करना पड़ेगा। आरबीआई रिटर्न में आपको इंडियन करेंसी देगा।
यानी ये जो सारे फॉरेन करेंसी आते हैं इंडिया में, वो किसके पास जाके सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं? आरबीआई के पास. सो आरबीआई इज एक्टिंग एज अ कंट्रोलर और कस्टोडियन ऑफ ऑल द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया. एंड मोरओवर जो फ्लक्चुएशन होता है एक्सचेंज रेट में, कभी 1 USD इज इक्वल टू 75, कभी इट इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये सारा फ्लक्चुएशन कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई. एक्चुअली दो जन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, क्या? फॉरेक्स मार्केट, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और एक होता है आरबीआई. ये जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है ना, दो जन डिटरमाइन करता है. एक तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिटरमाइन करता है डिमांड और सप्लाई फोर्स का इंटरसेक्शन से, और एक इंडिया को कौन डिसाइड करता है? आरबीआई. So RBI is also responsible for controlling the fluctuations in the exchange rate. I hope you understand what is exchange rate. हर एक इंडियन करेंसी का अगेंस्ट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट है ना, लाइक 1 USD इज इक्वल टू सर्टेन रुपीज, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू सर्टेन रुपीज, 1 येन इज इक्वल टू सर्टेन रुपीज, उसको एक्सचेंज रेट बोलते हैं. तो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई. और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में अर्निंग्स होते हैं, वो किसके पास जाके सेव हो जाता है? आरबीआई. सो आरबीआई इज आल्सो एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ध्यान से सुना. नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट फंक्शन? क्रेडिट कंट्रोल किसका जिम्मेदारी है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का. क्रेडिट क्रिएट कौन करता है? कमर्शियल बैंक. क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. क्रेडिट क्रिएशन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कमर्शियल बैंक, through the process of accepting deposit and lending of loan. But then who is responsible for credit control? RBI. क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्रेडिट कंट्रोल का दो मेथड्स होता है फर्दर, क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है मैम? कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई हो रहा है, सबके हाथ में ज्यादा रुपया आ गया है, तो महंगाई कंट्रोल करना ना. महंगाई कब होता है? जब लोगों के हाथ में डिमांड ज्यादा होता है, परचेजिंग पावर हाई होता है, इनकम हाई होता है. तो यानी यहाँ पे लोगों के हाथ से रुपया छीनना है मेरे को, और कौन ये करता है? आरबीआई. सो आरबीआई इज बेसिकली ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. सेम गोज विथ रिसेशन. जब रिसेशन है, जो अभी चल रहा है कंट्री में, आरबीआई उसको भी कंट्रोल करने का कोशिश करता है बाई फ्लोटिंग मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. सो in order to rectify the situation of inflation or to rectify the situation of recession is known as credit control. RBI does it either by credit expansion or by credit contraction. Clear है यहाँ तक? So that is known as credit control. ठीक है. The last function is promotional function. Promotional function में क्या, ध्यान से सुनना. RBI जो है ना, बहुत सारा promotional function अंडरटेक करता है. लोन वोन प्रोवाइड करता था, ठीक है, लाइक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी जो है वो सब सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, उसको टेक ओवर कर लिया है. लाइक नबार्ड इज लुकिंग एट द एग्रीकल्चरल फाइनेंस, सिडबी एसआईडीबी इज लुकिंग आफ्टर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का फाइनेंस. ठीक है. वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए जो फाइनेंस चाहिए वो आपका एग्जिम बैंक देख रहा है. तो इस तरह से जो है डिवाइड हो गया है. क्लियर है यहाँ तक? पहले ये सब फंक्शंस आरबीआई के हाथ में था. एंड द लास्ट फंक्शन इज कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा. जो डेटा है एनुअल रिपोर्ट ऐसा पब्लिश करना आरबीआई के हाथ में. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई. फटाफट एक बार लर्न कर लो. सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया इशू ऑफ न्यू करेंसी नोट एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन, दैट इज इन द चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन इट इज एक्टिंग एज अ गवर्नमेंट का बैंक एंड कमर्शियल बैंक का बैंक. कमर्शियल बैंक का बैंक के लिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला गया है, क्योंकि जब सारा दरवाजा बंद हो जाता है कमर्शियल बैंक का, वो आरबीआई के सामने हाथ फैलाता है, भैया लोन दे दो, आरबीआई लोन दे देता है रिटर्न में. क्लियर है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. देन क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स है उसमें. प्रमोशनल फंक्शन में लोन ये सब पहले प्रोवाइड करता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, बट अभी ये सब जो है अलग इंस्टीट्यूशन ने टेक ओवर कर लिया है. कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा. सो वेरी क्विकली हैव अ लुक ऑन द स्लाइड एंड लर्न द डेटा वेरी क्विकली. लर्न कर लो फटाफट. कैसा लग रहा है श्री कृष्ण का चक्र? सब नया नया. आई ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू इफेक्ट्स इन माय प्रेजेंटेशन. जन्माष्टमी मेमोरीज, माय गॉड. जन्माष्टमी नहीं मनाना हम लोग को अभी. अभी हम लोग को आरबीआई के बारे में पढ़ना है. ठीक है. कलेक्शन ऑफ डेटा में कुछ नहीं है, वो सब जो एनुअल रिपोर्ट ये सब जो होते हैं ना कंट्री के स्टैटिस्टिकल डेटा, आरबीआई उसको रिस्पॉन्सिबल है प्रिंट करने के लिए, कि जैसे कंट्री का जीडीपी कितना है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बजटरी डेफिसिट, ऑल दीज डेटा. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब पता है हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं?
वेरी क्विकली वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई. मैंने बोला ना मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई मतलब क्या हुआ, क्रेडिट कंट्रोल करना. क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो उसी को हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं. उसके अंदर बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, एंड योर एसएलआर एंड सीआरआर है. तो सब डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज ध्यान से देखो, क्रेडिट कंट्रोल का दो मैकेनिज्म होता है. एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स. क्वांटिटेटिव मेथड्स, ध्यान से सुनना, ये मेथड जो होता है ना क्रेडिट कंट्रोल करने का, ये सारे इंडस्ट्रीज को अप्लाई करते हैं. लेकिन क्वालिटेटिव मेथड जो है ना, खाली सिलेक्टिव पर्टिकुलर सेक्टर का क्रेडिट को कंट्रोल करता है. वो सारे इकोनॉमी को अप्लाई नहीं करते, सारे इंडस्ट्रीज को अप्लाई नहीं करते. क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर फर्दर सब डिविजन है. What are the instruments of quantitative methods in order to control the credit in the economy? I hope you know what is credit control. To control the situation of either inflation, ठीक है, और recession और deflation जिसको बोल सकते हैं. तो क्वांटिटेटिव मेथड में फर्दर चार्ट टू मेथड है. क्वांटिटेटिव मेथड को और एक नाम मेरे को बताओ ना, क्या लिख सकते हैं? कहने से जनरल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. क्यों? क्योंकि ये सबको अप्लाई करता है. बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर एंड एसएलआर, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. तो ये चारों हम लोग को एक एक करके डिस्कस करना है क्वांटिटेटिव मेथड्स में, कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रेडिट कंट्रोल? आरबीआई. क्वालिटेटिव मेथड्स में हम लोग को डिस्कस करना है, ये आपके बुक में नहीं दिया बट फिर भी हम लोग करेंगे. क्वालिटेटिव मेथड इज अप्लाइड ओनली टू सर्टेन सेक्टर, इसलिए इसको हम लोग सिलेक्टिव मेथड भी बोलते हैं. क्वांटिटेटिव मेथड्स को एक नाम क्या है? जनरल मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. क्वालिटेटिव को एक नाम क्या है? सिलेक्टिव. इसके अंदर है मॉरल सुएशन, फिक्सेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रैशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. ठीक है, तो अब एक एक करके जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सारा पॉइंट्स. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग विद द क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बैंक रेट. ऑल दिस रेट हैज गॉट रिवाइज. ये सब पहले का रेट है बट ये पैंडेमिक के बाद ये सारे रेट रिवाइज हो गए हैं. बैंक रेट गिर गया, रिसेशन आ गया ना, तो ऑब्वियसली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आरबीआई वो क्या चाहेगा कि आपके हाथ में रुपया रहे कि नहीं रहे ना. लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, बिजनेस नहीं करना चाह रहे, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट को गिरा दिया जाएगा. क्यों गिरा दिया जाएगा? ताकि आप लोन ज्यादा लो. लोन ज्यादा लोगे क्यों? ताकि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, इंडस्ट्री को प्रमोट करोगे. अभी क्या चल रहा है कंट्री में? करंटली रिसेशन चल रहा है. कोई किसी को इच्छा नहीं है काम करने का, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, किसी के हाथ में पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है, तो लोग डिमांड नहीं करे तो सप्लाई क्या करेंगे? इसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसी वजह से लोग लोन नहीं लेना चाह रहे. तो अभी इस सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए जानबूझ के आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को गिरा देगा. बैंक रेट कम होगा तो अभी मेरे को अट्रैक्टिव लगेगा ना कि हम लोन ले ले. फिर हम लोन लेंगे, बैंक रेट गिरा तो अब लोन लेंगे तो मेरे हाथ में पैसा आया, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे. तो काम स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इकोनॉमी का सिचुएशन क्या होगा? बूस्टअप होगा, रिवाइव बैक होगा. तो इस तरह से रिसेशन का सिचुएशन ठीक हो जाएगा. फिर रिसेशन का सिचुएशन ठीक होकर जब वापस से इन्फ्लेशन हो जाएगा, इन्फ्लेशन मतलब उल्टा बूम, महंगाई हो गया, सबके हाथ में परचेसिंग पावर ज्यादा है, सबके हाथ में डिमांड सप्लाई सब कुछ ज्यादा है, तो अब बैंक रेट गवर्नमेंट क्या कर देगा? बढ़ा देगा. क्यों? ताकि लोग लोन को कम ले, क्योंकि अब मेरा इंटेंशन है सबके हाथ में रुपया छीन लेना है, महंगाई हो गया ना, तो इसलिए बैंक रेट बढ़ा देंगे ताकि लोग कम लोन ले, इन्वेस्टमेंट कम करें. तो डिफरेंस क्लियर है? अगर रिसेशन है तो बैंक रेट गिरा दो. क्यों? क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है लोगों के हाथ में पैसा फेंकना. लेकिन अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई का जमाना, लोगों के हाथ से रुपया छीनना है, तो बैंक रेट बढ़ा दो. क्लियर है यहां तक? सो बैंक रेट होता क्या है? बैंक रेट इज अ रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक भी तो लोन लेता है ना आरबीआई से, तो उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट. क्लियर है? तो अगर कमर्शियल बैंक का लोन लेने का रेट बढ़ जाएगा तो कमर्शियल बैंक नॉर्मल आदमी को भी तो ज्यादा ही रेट में लोन देगा, और अगर आरबीआई गिराएगा तो कमर्शियल बैंक भी अपना रेट गिरा देगा नॉर्मल आदमी को जिसमें लोन देता है. तो इस तरह से बैंक रेट हेल्प कर रहे हैं ना क्रेडिट कंट्रोल में. अगर इकोनॉमी में आपका क्या है? इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपके हाथ से रुपया छीनना है, क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो बैंक रेट बढ़ा देगा आरबीआई. और अगर रिसेशन चल रहा है, आपके हाथ में रुपया देना है, तो बैंक रेट गिरा देगा ताकि आप ज्यादा लोन लो. समझ में आया? सो इस तरह से बैंक रेट इज एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. क्लियर है? सो बैंक रेट इज द रेट एट विच व्हाट इज हैपनिंग? बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन. ठीक है, बैंक रेट का जो रेट है वो लॉन्ग टर्म लोन के लिए अप्लाई होता है. क्लियर है यहां तक? इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ाना है, रिसेशन में बैंक रेट गिराना है. ये बैंक रेट कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई. आई होप दिस इज क्लियर. Have a look at the definition of the bank rate. Bank rate is the rate of interest at which RBI lend to bank. जब सिर्फ बैंक लिखा है, we are talking about commercial bank. ठीक है?
इंक्रीज द बैंक रेट, इन्फ्लेशन में लिखा हुआ है, रिसेशन में डिक्रीज द बैंक रेट. यू नो व्हाट इज द प्रेजेंट बैंक रेट? इट्स अप्रोक्सीमेटली 4.25%. रिवाइज होते जा रहा है हर महीना. अभी करंट बैंक रेट जो आपका लगभग 4.25% है. गिरा दिया गया बैंक रेट ताकि लोग लोन ले ज्यादा ज्यादा. नेक्स्ट टॉपिक सीआरआर एंड एसएलआर. सीआरआर का फुल फॉर्म है, ठीक है, आप स्लाइड मत देखो इसलिए आई एम मूविंग बैक अगेन. सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ध्यान से सुनना मेरा बात, ध्यान से सुनना. जितना भी डिपॉजिट आम आदमी कमर्शियल बैंक के पास कराता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट. मैंने मान लो कमर्शियल बैंक में 100 रुपया जमा कराया, तो कमर्शियल बैंक के हाथ में कितना रुपया आ गया? 100 रुपया. तो अब कमर्शियल बैंक ये 100 रुपया लोन में नहीं दे सकता, इसमें से कुछ पैसा उसको आरबीआई के पास स्टोर करा के रखना पड़ेगा. तो द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक कीप्स विद आरबीआई इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो. इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो, जो कि वो लोन में नहीं दे सकता नॉर्मल आदमी को. बट द पोर्शन ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप्स विद इटसेल्फ, जो आरबीआई के पास नहीं रख पा रहा, खुद के पास रख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड रिजर्व which may be either in the form of cash, gold or approved government security, we call it as SLR, statutory liquidity ratio. ध्यान से सुनना मेरा बात. मान लो कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपया है, ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट. कमर्शियल बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट कितना है? 100 रुपया. क्लियर है यहां तक? अब इसमें से 4 रुपया वो क्या किया? आरबीआई के पास रखवा दिया. 4 रुपया किसके पास रखवा दिया? आरबीआई. तो जो 4 रुपया आरबीआई के पास रखवाया इसको क्या बोलते हैं? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जिससे वो लोन नहीं दे सकता. अब आप जानते हो क्या किया? 22 रुपया इसमें से जो है वो अपने पास रख लिया खुद कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रख लिया 22 रुपया. ये जो 22 रुपया इटसेल्फ खुद के पास रखा, इटसेल्फ के पास रखा, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? एसएलआर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसएलआर. अब कितना रुपया इसके हाथ में बच गया जो कि ये लोन में दे सकता है? टोटल 100 रुपया था इसके पास रिजर्व, जिसको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, आउट ऑफ विच इट केप्ट ₹4 विद आरबीआई, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो. आउट ऑफ विच 22 रुपीज अपने पास तिजोरी में घुसा के रख दिया, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. एंड इट कैन बी केप्ट आइदर, दिस 22 रुपीज कैन बी आइदर इन केप्ट ऑफ, कैन बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अब रिमेनिंग कितना बचा? 100 - 4 कितना हुआ? -22. कितना रुपया बचा उसके हाथ में? फटाफट माइनस करके बताओ कितना रुपया बचा? 74 रुपया बचा. अब इसको जो लोन देना है ना, आदमी लोग लोन लेने आते हैं ना कमर्शियल बैंक से, तो अब इसमें से वो लोन दे सकता है. समझ में आया मेरा बात? क्लियर है? तो ये हो गया लेंडेबल रिसोर्सेज. जो 74 रुपीज हाथ में बचा वो क्या हो गया? लेंड कर सकता है. तो अब आप खुद सोच के बताओ, अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई क्या चाहिए? और पता है ये सीआरआर एसएलआर का रेट कौन फिक्स करता है? आरबीआई फिक्स करता है. तो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई क्या चाहेगा? कि कमर्शियल के बैंक के पास लोन देने का पैसा ज्यादा रहे कि कम रहे? इन्फ्लेशन में तो क्या करना है? लोगों के हाथ से रुपया छीनना है, लोन मेरे को कम देना है. तो ये रुपया वो क्या चाहेगा? कमर्शियल बैंक के हाथ में रुपया कम रहे कि ज्यादा रहे? कम रहे. तो इस वजह से वो एसएलआर और सीआरआर को बढ़ा देगा ताकि लेंडेबल रिसोर्सेज गिर जाए. बट अगर रिसेशन चल रहा है तो वो तो चाहता है लोग ज्यादा लोन ले. और लोग ज्यादा लोन कब लेंगे? जब कमर्शियल बैंक के हाथ में ज्यादा रुपया रहेगा लोन देने के लिए. इन दैट केस सीआरआर और एसएलआर को गिरा दिया जाता है. तो इन्फ्लेशन चल रहा है तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा आरबीआई. रिसेशन चल रहा है, सीआरआर और एसएलआर को गिरा देगा. सीआरआर का फुल फॉर्म बताओ? कैश रिजर्व रेशियो. एसएलआर का फुल फॉर्म बताओ? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सीआरआर क्या होता है? कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी डिपॉजिट का हिस्सा कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाता है उसको बोलते हैं हम सीआरआर. लेकिन वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक अपने पास अपने तिजोरी के अंदर रखता है 3 ठो फॉर्म में, या तो कैश में रख सकता है, उससे गोल्ड खरीद सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अब जो माइनस करके हाथ में बचा, ये 100 रुपया क्या था? पीडी. पीडी क्या? प्राइमरी डिपॉजिट. अब जो 74 बचा वो क्या हो गया? लेंड कर सकता है नॉर्मल आदमी लोग. आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर विथ यू. दिस इज कॉल्ड एसएलआर एंड सीआरआर का कॉन्सेप्ट. देख लो एक बार एसआर और सीआरआर. सीआरआर और एसएलआर प्लीज एक बार फटाफट देखो. सेकेंड पॉइंट, सीआरआर एंड एसएलआर. सीआरआर का डेफिनेशन पढ़ो. Portion of primary deposit which commercial bank keeps with RBI is called CRR. Portion of primary deposit which commercial bank keep with themselves in the form of liquid reserve, either cash, gold or approved government security. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? SLR. इन्फ्लेशन में CRR SLR बढ़ा देंगे, रिसेशन में दोनों को गिरा देंगे. देख लो एक बार फटाफट. तो एक बार बैंक रेट CRR SLR फटाफट एक बार देख लो अच्छे से, वेरी क्विकली. करंट बैंक रेट मैंने आप लोगों को क्या बताया? 4.25%.
सो इफ यू वांट टू राइट देयर यू कैन राइट 4.25%. मैं मैट में लिखवा दूंगी, सो डोंट वरी फॉर इट जब हम लोग मार्किंग करेंगे. सीआरआर का करेंट रेट जैसा मैंने बोला 4% है. सीआरआर का करेंट रेट कितना है? 4%. ठीक है. और एसएलआर है 18.25% एट प्रेजेंट. ये फरवरी 2020 का डेटा है, उसके बाद अपडेशन नहीं हुआ, बट बैंक रेट अपडेट हुआ अगस्त में, 10 अगस्त. सो दीज आर द करेंट रेट. सीआरआर 4% है, एसएलआर 18.25%, बैंक रेट 4.25%. क्लियर है? यहां तक लर्न हो गया अच्छे से. Now we are going to discuss about what is open market operation. It is a process of purchase and sale of securities by RBI with commercial bank. Security मतलब शेयर, यानी RBI और कमर्शियल बैंक के बीच में भी शेयर मार्केट का ट्रांजैक्शन होता है क्या? हाँ. अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई क्या चाहेगा? कमर्शियल बैंक के हाथ में ज्यादा रुपया रहे कि नहीं रहे? फटाफट इसका आंसर दो. इन्फ्लेशन में तो क्या चाहेगा आरबीआई? कमर्शियल बैंक के हाथ में कम रुपया रहे. क्यों? ताकि वो लोन कम दे सके. सो इन दैट केस आरबीआई मजबूरी क्या करेगा? कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि भैया तुम मेरा सारा सिक्योरिटी खरीद लो. यानी आरबीआई अपना सिक्योरिटी को बेच देगा. किसको बेच देगा? कमर्शियल बैंक को. तो आरबीआई जब अपना सिक्योरिटी बेचा कमर्शियल बैंक को, फ्री में बेचा क्या? नहीं, पैसा लिया. तो कमर्शियल बैंक का जो लिक्विड कैश है वो किसके पास चला गया? आरबीआई के पास. और कमर्शियल बैंक के हाथ में क्या आ गया? सिक्योरिटी. तो अब कमर्शियल बैंक जब तुम लोग को लोन देगा, सिक्योरिटी देगा क्या लोन में? रुपया तो है नहीं लोन देने के लिए. तो अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो जानबूझ के आरबीआई अपना सिक्योरिटी को बेच देता है ताकि कमर्शियल बैंक के हाथ से कैश छीन ले और वो लोन कम दे सके. बट अगर डिफ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो आरबीआई बाईबैक कर लेता है, परचेज कर लेता है. परचेज कर रहा है सिक्योरिटी किससे? कमर्शियल बैंक से. तो परचेज किया तो रुपया किसके हाथ में आ गया? कमर्शियल बैंक के हाथ में. कमर्शियल बैंक के हाथ में रुपया आया नहीं है, वो आप लोग को लोन दे सकेगा अच्छे से. क्लियर है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखो क्या लिखा है. इन्फ्लेशन में आरबीआई सेल सिक्योरिटी, रिसेशन में आरबीआई बाईबैक सिक्योरिटी. बाईबैक मतलब परचेज बैक. क्लियर है? एंड द लास्ट पॉइंट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. सेम एज बैंक रेट, ओनली द डिफरेंस इज शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन. बैंक रेट मैंने किसके लिए बोला था? लॉन्ग टर्म लोन के लिए होता है. बट जब खाली 2 हफ्ता के लिए कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ हाउ मच? टू मेनी वीक. हाउ मेनी वीक? 2 weeks. When commercial bank is taking loan from RBI for a maximum duration of 2 weeks, that is short term loan, then the rate that is applicable on the loan is called repo rate. So repo rate is the rate at which commercial bank is taking loan from RBI. कमर्शियल बैंक जब लोन लेता है ना आरबीआई से, फ्री में फोकट में आरबीआई लोन नहीं देता. जैसे जब आप लोन लेते हो कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है ना, वैसे कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है तो आरबीआई भी उससे इंटरेस्ट लेता है. तो जब लॉन्ग टर्म लोन लेगा कमर्शियल बैंक तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक रेट बोलते हैं. जब मैक्सिमम 2 हफ्ता के लिए लोन लेगा तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोलते हैं. तो डिफरेंस समझ में आया बैंक रेट और रेपो रेट में? बैंक रेट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म लोन, रेपो रेट इज एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट टर्म लोन. सो द रेट एट विच कमर्शियल बैंक इज टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम आरबीआई इज कॉल्ड रेपो रेट. नाउ यू नो व्हाट हैपेंस, दिन पलटते भी हैं. ऐसा भी हो सकता है बड़ा आदमी को छोटा आदमी से लोन लेना पड़े, यानी आरबीआई भी कमर्शियल बैंक से लोन ले सकता है. हाँ, तब कमर्शियल बैंक क्या बोलता है? हम भी अब तुमसे रेट लेंगे. So the rate of interest that is charged by commercial bank from RBI is called reverse repo rate. रेपो रेट हो गया कब? जब कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से. रिवर्स कब हो गया? जब आरबीआई लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक से. उल्टा पूरा. क्लियर है? और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किसके लिए एप्लीकेबल है? शॉर्ट टर्म लोन की लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन. द लोन जिसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना हफ्ते का है? 2 weeks का है. तो इन्फ्लेशन में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो, रिसेशन में दोनों को गिरा दो. तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन में सभी कुछ बढ़ाना है, रिसेशन में सभी कुछ गिराना है. देख लो एक बार. सो दिस कंप्लीट्स योर मॉनेटरी पॉलिसी. इसको और एक नाम था क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जिसको और एक नाम है जनरल मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. लर्न कर लो फटाफट. और करंट रेपो रेट भी 4% है. देख लो कितना कितना 4 है. करंट रेपो रेट भी जो है ना आपका 4% है. करंट रेपो रेट आपका 4% है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है.
रिवर्स रेपो रेट कम होता है हमेशा रेपो रेट से, याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। रेपो रेट 4%, यानी कि कमर्शियल बैंक लोन ले रहा है आरबीआई से, तो आरबीआई 4% ले रहा है, लेकिन जब आरबीआई लोन ले रहा है तो कम दे रहा है, खाली 3.35%। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर मॉनेटरी पॉलिसी। देख लो एक बार अच्छे से, लर्न इट वेरी क्विकली। ये सब आप लोग 11th-12th में भी मेरे ख्याल से पढ़े होंगे, बहुत ईजी है। यस, रिवर्स रेपो रेट भी आरबीआई डिसाइड करता है, रेपो रेट भी आरबीआई डिसाइड करता है, बट रिवर्स इज ऑलवेज लेस देन द रेपो रेट एंड मोस्ट प्रोबेबली द डिफरेंस इज 1%, विद इन द रेंज ऑफ 1%, उससे ज्यादा नहीं। सो दिस स्लाइड इज क्लियर, कैन वी प्रोसीड? सो हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया? क्रेडिट कंट्रोल इज डन बाय आरबीआई, जिसका 2 मेथड्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का और एक नाम है जनरल, क्योंकि वो सारे इंडस्ट्रीज को अप्लाई करता है। क्वांटिटेटिव का फर्दर इंस्ट्रूमेंट सेरा, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट, रेपो रेट, इन्फ्लेशन में सारे ही रेट को बढ़ाने हैं। और आरबीआई सेल सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक, रिसेशन में सारे रेट को गिराने हैं, और आरबीआई परचेज बैक द सिक्योरिटी। क्लियर है? दैट्स इट। बैंक रेट इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्ग टर्म लोन, repo rate is applicable for short term loan, maximum duration of 2 weeks. Yes, Sakshi. हाँ, तो करंट डेटा ही मैंने दिया ना यश। बैंक रेट करंट 4.25% है, सीआरआर 4, एसएलआर 18.25, रेपो रेट करंट 4% एंड 3.35 इज अ रिवर्स। बताओ ये कौन है? मैंने बता चुका ऑलरेडी, इज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। टेल मी हिज नेम, फटाफट मेरे को इनका नाम बताओ। बहुत बार न्यूज में देखे होगे इनको बोलते हुए। ये शक्ति कांता दास। ओके, सो हम लोग अब जो मिसलेनियस टॉपिक्स कुछ कुछ बचे हम लोग कर लेते हैं। लाइक ध्यान से सुनना, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। इसमें क्या एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा बात सुना ध्यान से, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, कन्वर्जन और कुछ नहीं। मैंने मान लो बोला पहले रेट था 7.25% और अभी रेट है 7%। रेट कितना से गिरा? परसेंटेज में रेट कितना से गिरा? 7.25 से 7% हुआ। कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा? पहले 7.25 था, अभी 7 है। 7.25 से सिर्फ 7%, 0.25, तो 0.25% है ना। अगर हम बेसिस पॉइंट में पूछे तो 25 बेसिस पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। ठीक है, तो देखो इलस्ट्रेशन 1 देखो, करंट बैंक रेट 7.75, आरबीआई इसको 25 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज किया, तो नया रेट कितना होगा? एग्जाम में पूछ सकता है, 7.50 होगा ना। क्लियर है? 1 बेसिस पॉइंट जो होता है, 1% जो होता है 100 बेसिस पॉइंट के बराबर होता है। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? सेकेंड पॉइंट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, रेपो रेट शॉर्ट टर्म मेजर होता है, लेकिन बैंक रेट किसके लिए होता है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, फिर डिजिटल पेमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब, ये सारे सिस्टम को कौन प्रिसाइड ओवर करता है? आरबीआई। आरबीआई का और एक नाम लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, मैंने बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि इनिशियली आरबीआई फाइनेंस प्रोवाइड करता था एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेड के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन अभी ये सारे फंक्शंस कौन डिस्चार्ज करते हैं? एग्रीकल्चर लोन कौन देखता है? नबार्ड। ग्लोबल ट्रेड का लोन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का लोन कौन देखता है? एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नबार्ड इज और पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। नबार्ड, एग्जिम, सिडबी, ये सब पहले सिलेबस में हुआ करता था, बट अब हटा दिया, खाली नबार्ड दिया। ये सब फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है। क्लियर है? खाली लर्न कर लो, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। तो मैंने बोला मान लो 5% से 6% इंक्रीज हुआ है, तो बेसिस पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से 6% इंक्रीज हुआ है। वेरी गुड, 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट, I have increased the rate of interest by 30 basis point. My initial rate of interest was 6%, 6% था, 30 बेसिस पॉइंट से मैंने बढ़ाया, नया रेट बताओ, 6.3। क्लियर है? एकदम इजी है, बच्चे वाला चीज है। शक्ति कांत दास,
ठीक है, सो दैट्स इट, आरबीआई इज ओवर। फटाफट एक बार आरबीआई को रिवाइज कर लो अच्छे से। डू द रिविजन वेरी क्विकली। फिर हम लोग सेबी करेंगे एंड देन आई विल लीव यू। ठीक है, फटाफट इसको रिवाइज कर लो अच्छे से वेरी क्विकली। गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम, प्लीज पूरा रिवाइज कर लो आरबीआई। क्लियर है यहां तक? अरे बेसिस पॉइंट कुछ नहीं है, देखो 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। क्या इसमें नहीं समझ में आया बताओ? कुछ है ही नहीं। भूमिका, व्हाट इज देयर इन बेसिस पॉइंट? सो सिंपल, 8 से 9% चेंज हुआ, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। 8 से 8.5% चेंज हुआ, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। 8 से 8.75% चेंज हुआ, 75 बेसिस पॉइंट बढ़ गया। दैट्स इट, वेरी सिंपल। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। क्लियर है यहां तक? ऑल राइट, ये भी देख लो एक बार ये वाला स्लाइड। Bhumika, is it clear now? The concept of basis point is clear or not? Tell me. Cool. फटाफट एक बार हम लोग रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, देखते जाओ। रिवीजन करते जाओ मेरे साथ साथ। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, देन द क्रेडिट कंट्रोल मैकेनिज्म। क्वालिटेटिव मेथड को और एक नाम मैंने क्या बोला था? सिलेक्टिव, क्योंकि ये खाली पर्टिकुलर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को अप्लाई करता है। मॉरल सुएशन क्या होता है पता है आपको? यहाँ कोई रेट वेट नहीं है, आरबीआई बस रिक्वेस्ट करता है प्लीज कमर्शियल बैंक ट्राई टू रेगुलेट द क्रेडिट इन द इकोनॉमी, उसको मॉरल सुएशन बोलते हैं। सो व्हेन आरबीआई रिक्वेस्ट द कमर्शियल बैंक फॉर रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड मॉरल सुएशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में रेगुलेट करता है कि इस सेक्टर को लोन दे, इस सेक्टर को लोन नहीं दे। जैसे शादी के लिए कोई लोन लेने आ रहा है मत दो, एडुकेशन के लिए कोई लोन लेने आ रहा है दे दो। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंज्यूमर वी आर रेगुलेटिंग द क्रेडिट। क्रेडिट रैशनिंग मतलब क्रेडिट को छान देना, जो प्रायोरिटी सेक्टर है उन लोग को लोन लेंड करो, जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर उन लोग को लोन लेंड नहीं करो। मार्जिन रिक्वायरमेंट फिक्स करना, यानी इंडस्ट्री वाइज फिक्स कर दो, इस इंडस्ट्री को 20% देंगे, इस इंडस्ट्री को 30% देंगे, एंड सो ऑन। क्वालिटेटिव मेथड का जो टॉपिक्स है फर्दर दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, स्टिल आपको बता दिया मैंने। क्लियर है? विशाल, एसएलआर इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 100 रुपया एक पब्लिक ने कमर्शियल बैंक के पास रखवाया, उसमें से 4 रुपया रखाया आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक है, उसको बोलते सीआरआर। और कुछ रुपया अपने तिजोरी में लॉक करके रख दिया। कितना रुपया रखा? 18.25 रुपया। बोला इस रुपया से हम लोग लोन नहीं देंगे, तो उसको हम लोग एसएलआर बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और उसको 3 फॉर्म में रख सकते हैं, कैश में, गोल्ड में, या सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। दैट्स इट। So that's it, RBI is over. So now moving on to the next topic, Sebi, that is very important, बहुत ही मजा आने वाला है। Tell me who is the watchdog of stock exchange? पूरा कैपिटल मार्केट को किसने कंट्रोल करके रखा है? सेबी ने। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट को किसने प्रोटेक्ट करके रखा है? सेबी ने। कंपनीज लोग जो शेयर इशू करता है वो फेयरली डील कर रहा है कि नहीं, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को चीट कर रहा है कि नहीं, सब कौन देख रहा है? सेबी। ब्रोकर्स लोग अपना काम जो है ड्यू डिलिजेंटली कर रहे हैं कि नहीं, सब कौन देख रहा है? सेबी। सो बेसिकली सेबी इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ब्रोकर एंड द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज। हु इशूज द सिक्योरिटी? लिस्टेड कंपनीज। क्लियर है? पब्लिक इशू करते हैं ना लोग सिक्योरिटी का। और जो ट्रेडिंग होता है स्टॉक एक्सचेंज में, उसको कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो पूरा इंडियन कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करके रखा है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो जो सेबी है ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1988। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1988। लेकिन सेबी एक्ट पता है कब पास हुआ? 4 साल बाद,
स्टैट्यूटरी पावर कब मिला सेबी को? उसके 4 साल बाद, 1992 में। कब? 1992। क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि हम लोग अभी आरबीआई डिस्कस कर रहे थे, आरबीआई का एक्ट था 1935, और आरबीआई एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश हुआ था 1934, बट सेबी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1988, और सेबी एक्ट कब पास हुआ था? 1992, 4 साल बाद। क्लियर है यहाँ तक? सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखना चाहोगे सेबी के बारे में? और सेबी का हेड ऑफिस गेस करोगे कहां पे? आरबीआई का हेड ऑफिस कहां है? फटाफट मेरे को बताओ, आरबीआई का कहां पे हेड ऑफिस? उल्टा नहीं बोला मैंने अनुभव, मैंने एकदम ठीक बोला है। सेबी एक्ट 1992 में पास हुआ था, सेबी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश हुआ था 1988 में। सेबी को स्टैट्यूटरी पावर मिला तभी जब एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में 1992 में। वेरी गुड। सेबी का जो प्रेजेंट हेड ऑफिस है वो कहां पे? मुंबई, बांद्रा में। बांद्रा सुनियो ना, बांद्रा मुंबई, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। ठीक है, बांद्रा एग्जैक्ट एड्रेस दे दिए, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। और सेबी का 4 रीजनल ऑफिसेस भी है, ईस्टर्न ऑफिस, वेस्टर्न ऑफिस, नॉर्दर्न ऑफिस, साउदर्न ऑफिस। गेस करोगे? बोलते जाओ। ईस्टर्न ऑफिस कहां पे होगा? जहां पे आप हो, आप कहां पे हो अभी? ईस्टर्न ऑफिस कहां पे होगा बताओ मेरे को? कोलकाता। एक्सीलेंट भूमिका, कोलकाता में होगा ईस्टर्न ऑफिस। गेस करते जाओ। नॉर्दर्न ऑफिस गेस करो कहां पे होगा? नॉर्दर्न, नॉर्थ कहां पे? विच सिटी बताओ? नॉर्थ कौन सा होगा बोलो? वेरी गुड, न्यू दिल्ली। नॉर्दर्न ऑफिस न्यू दिल्ली, सब आपको पता ही है। नाउ गेस करो साउदर्न ऑफिस कहां होगा? साउथ में, साउथ में कौन सा है बताओ? चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। एक्सीलेंट। वेस्टर्न ऑफिस बताओगे कहां पे होगा? मुंबई में तो हेड ऑफिस है ना। वेस्टर्न ऑफिस कहां पे? अहमदाबाद। तो लर्न हो गया चारों नाम, अपने आप ही आप लोग बता दिए। ईस्टर्न ऑफिस कहां पे? कोलकाता। वेस्टर्न ऑफिस कहां पे? अहमदाबाद, मुंबई में हेड ऑफिस है। नॉर्दर्न ऑफिस न्यू दिल्ली, साउदर्न ऑफिस चेन्नई। ठीक है, लर्न हो गया। हेड ऑफिस कहां पे? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इन मुंबई। सेबी एक्ट पास इन विच ईयर? 1992। सेबी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी गॉट एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1988। बट उसको पावर्स कब मिला फंक्शन करने का? 1992 में। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हु इज द वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? फेयरली रेगुलेशंस हो रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में, इसको कौन रेगुलेट करता है? कौन देखता है? सेबी। इन्वेस्टर्स लोग का इंटरेस्ट चीट हो रहा है कि नहीं, कौन देखता है? सेबी। कंपनीज जो रहते हैं उन लोग लिस्टिंग एग्रीमेंट और ये सब ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, प्रोविजंस कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, लिस्टिंग का, शेयर्स इशू करने का जो प्रोविजन है वो सब कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, कौन देखता है? सेबी। ब्रोकर लोग जो होता है, ब्रोकर पता है ना, एजेंट्स लोग, इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, उन लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, वो भी कौन देखता है? सेबी। सो सेबी इज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी towards 3 people. Number 1 investor, number 2 issuer of the security, that is a company, number 3 financial intermediary, that is a broker, sub broker and the agents of the financial market. ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। It was established by the government of India on 12th of April 1988. लर्न हुआ? बट एक्ट कब फोर्स में आया? 30th of January 1992. You have to learn the exact date. 30th of January 1992. 30. अच्छा, और एक चीज आपको मैं बता दूं, सेबी तो कब आया? 1988 में ना। इसके पहले कौन रेगुलेट करता था इंडियन कैपिटल मार्केट को? सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो अलग है। यहां सीसीआई का फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, वेरी इंपॉर्टेंट। सेबी के पहले सेबी का फंक्शंस कौन डिस्चार्ज कर रहा था? सीसीआई, कंट्रोलर of capital issue, controller of capital issue. So CCI was repealed by SEBI. देखो क्लियर है यहां तक? हेडक्वार्टर देख रहे हो कहां पे? बांद्रा। और इसका रीजनल ऑफिसेस देख रहे हो कहां कहां पे? न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद। लर्न इट वेरी क्विकली, लर्न द इंट्रोडक्शन ऑन सेबी, वेरी इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव डेटा मैंने पीपीटी में दिया है, इसी में से आपका क्वेश्चंस क्लिक करेगा एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी हैव टेकन टुडे एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? मेरे को बताओ ये चैप्टर पढ़ के, फटाफट बताओ, झूठ मत बोलना, मजा आ रहा है कि नहीं? चलो परफेक्ट, लर्न इट। मेरे ख्याल से लर्न हो गया होगा बच्चों, लर्न हुआ कि नहीं? मैट में सब मार्किंग करा दिया जाएगा, चिंता का कोई बात ही नहीं है। लर्न हो गया? ठीक है,
आगे बढ़े, मेरे को बताओ सेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 जन के प्रति है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। किस 3 जन के प्रति है? एक तो उन कंपनियों के प्रति जो शेयर्स इशू करते हैं, है ना, जिसका शेयर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, दैट इज द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी, दैट इज द कंपनीज। एक हो गया इन्वेस्टर्स, और एक हो गया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो ब्रोकर लोग होते हैं ना, बिचौले लोग, शेयर्स का ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं। सुने हो ना, काट दो ले लो, शेयर का ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं, ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टर्स लोग का, जिन लोगों को नॉलेज नहीं होता है, उसके बदले में लोग कमीशन लेते हैं ब्रोकरेज बोलकर, ठीक है। सेबी कंपोजिशन लोग डिस्कस करेंगे, उसके पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेबी देखेंगे 3 जन के प्रति। नंबर 1, बीएससी का फुल फॉर्म क्या है बाय द वे? व्हाट इज द फुल फॉर्म बीएससी? आना चाहिए आप लोग को। बीएससी का फुल फॉर्म, दैट इज वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके। 3 जन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1, इश्यूर ऑफ द सिक्योरिटी, नंबर 2 इन्वेस्टर, नंबर 3 मार्केट इंटरमीडियरीज। लर्न कर लो, मार्केट इंटरमीडियरीज कौन हुआ? ब्रोकर लोग ना, एजेंट्स, ठीक है। अब हम लोग को सेबी का कॉम्पोजिशन पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आरबीआई का कॉम्पोजिशन में तो खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा हुआ था और कुछ नहीं था, इसका कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस भी आता है। सबसे पहले तो सेबी के अंदर, सेबी एक बॉडी है ना, सेबी को कौन रेगुलेट करेगा? आदमी लोग ही तो करेगा ना, सेबी कोई ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन तो है नहीं, इसके अंदर मेंबर्स होंगे ना। तो सबसे पहला बड़ा आदमी सेबी का चेयरमैन है। कौन है चेयरमैन? कितना चेयरमैन है कंपनी में, सेबी में कितना चेयरमैन है? 1 चेयरमैन। ये जो एक चेयरमैन है, इसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो 1 चेयरमैन, इसको कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको सारा नॉलेज होना चाहिए लॉ के बारे में, फाइनेंस के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एंड ही शुड बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। ऐसा नहीं कोई लुनाटिक को लेकर आ गए सेबी का चेयरमैन बनाने। समझ में आ रहा है? बुद्धि होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, फिट होना चाहिए, सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, लॉ का, अकाउंटेंसी का, एक्सेट्रा। क्लियर है? सो अ चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, ध्यान से सुनना, सेबी में एक मेंबर जो है आरबीआई से ही नॉमिनेट किया जाता है। आरबीआई का एक ऑफिशियल को उठाकर आरबीआई नॉमिनेट करता है। तो सेबी के अंदर 1 मेंबर इज नॉमिनेटेड फ्रॉम आरबीआई। क्लियर है? एक ऑफिशियल कहां से रहता है? फ्रॉम द ऑफिशियल्स ऑफ आरबीआई, एंड दैट इज नॉमिनेटेड बाय आरबीआई इटसेल्फ। बाकी 2 ऑफिशियल जो रहते हैं, ध्यान से सुनना, लुक एट द चार्ट। बाकी जो 2 ऑफिशियल रहते हैं, कहां से रहते हैं? गवर्नमेंट के ऑफिस से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वापस से मेरा बात सुनो, एक चेयरमैन है, स्क्रीन में मत देखो, मेरा बात सुनो, एक चेयरमैन है, सीजी उसको अपॉइंट करता है। एक आरबीआई का मेंबर है, आरबीआई उसको नॉमिनेट करता है। 2 ठो और मेंबर कहां से आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कहां के मिनिस्टर है, जो कि किस में डील करते हैं? फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक चेयरमैन, एक आरबीआई का मेंबर, 2 मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का मेंबर, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी बचे 5 ठो डायरेक्ट, 5 ठो मेंबर और बाकी और कितने मेंबर है? 5, जिसमें से एटलीस्ट 3 तो होल टाइम मेंबर होना चाहिए। होल टाइम मतलब हर समय उसमें लगे होने चाहिए। और जिन लोग भी कैसे पर्सन होंगे? स्टैंडिंग, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, एंड शुड बी हैविंग द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लॉ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, एक्सेट्रा। क्लियर है यहां तक? तो पूरा कॉम्पोजिशन ध्यान से सुनो। एक ठो चेयरमैन होगा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। एक आरबीआई का ऑफिस से एक ऑफिसर को उठा लोगे, जो कि आरबीआई बताएगा किसको उठाना है, नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। बाकी 2 मेंबर गवर्नमेंट का ही ऑफिस से उठा लोगे, जो जिसको कौन उठाएगा? नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कहां से, किस डिपार्टमेंट से उठाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के डिपार्टमेंट से। बाकी और 5 ठो मेंबर को अलग से बाहर से हम लोग अपॉइंट करेंगे, जिसमें से एटलीस्ट 3 मेंबर होल टाइम मेंबर होने चाहिए। और वो मेंबर कैसे होना चाहिए? पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, हैविंग द नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, एक्सेट्रा। अब देखो सेबी का कॉम्पोजिशन बहुत ईजी है। एग्जाम में पूछेगा आरबीआई से कितना मेंबर नॉमिनेट होगा? 1। पूछेगा मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट से कितना मेंबर नॉमिनेट होगा? 2। पूछेगा होल टाइम मेंबर कितने होने चाहिए? 3। मिनिमम 3 होल टाइम मेंबर होने चाहिए, ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम 3। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई से जो मेंबर आएगा उसको कौन नॉमिनेट करेगा? आरबीआई खुद। देख लो, एक बार लर्न कर लो, वेरी इजी, लर्न इट, वेरी क्विकली लर्न इट।
लर्न करो, आई एम वेटिंग फॉर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Ajay Tyagi is a present chairman of Sebi. Actually, he was supposed to get retired, but 6 months का extension मिल गया because of this pandemic. Ajay Tyagi. February में उनको extension मिल गया क्योंकि अभी नया अपॉइंट नहीं कर सक रहे हैं. अजय त्यागी इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी. इफेक्ट भी देखते जाओ, बहुत मेहनत से डाला गया इफेक्ट सारा, ठीक है. इसको शटर इफेक्ट बोलते हैं, शटर खुल गया. चलो लर्न हुआ कि नहीं बताओ. सेबी का कॉम्पोजिशन वेरी इजी. एक चेयरमैन, एक आरबीआई वाला मेंबर, 2 ठो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का मेंबर, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, बाकी 5 अलग से बाहर से अपॉइंट किया जाएगा. सीजी अपॉइंट करेगा जिसमें से एटलीस्ट 3 ठो होल टाइम मेंबर होना चाहिए, एक्सपर्टाइज इन द फील्ड ऑफ लॉ, अकाउंटेंसी एटसेट्रा. Shall we proceed? आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लिए थे. सेबी का 3 जन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, देख लो फटाफट कौन से 3 जन. ये भी हो गया. अब ध्यान से मेरा बात सुनना. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेबी? स्टॉक एक्सचेंज के जो लॉज होते हैं, बाई लॉज होते हैं, उसको कौन बनाता है, कौन अप्रूवल देता है? सेबी. तो रेगुलेशंस बनाना किसके हाथ में? सेबी. फिर उसके बाद मान लो कोई इन्वेस्टर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़ा गया. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब समझते हो ना, स्पेक्यूलेशन. कंपनी का इनर इन्फॉर्मेशन लीक करके शेयर में इन्वेस्ट किया और बहुत सारा स्कैम हो गया उसकी वजह से. तो सेबी उसको पनिशमेंट देगा. सुने होगे इसके बारे में, स्कैम के बारे में, केतन पारेख, हर्षित मेहता का स्कैम इनसाइडर ट्रेडिंग का. तो इस समय पनिशमेंट कौन दे रहे? सेबी. तो सेबी इज ऑल्सो देयर फॉर गिविंग पनिशमेंट, मेकिंग जुडिशियल अनाउंसमेंट. ठीक है. तो उसका जुडिशरी पावर भी है, लॉ मेकिंग पावर भी है, और उसका एग्जीक्यूटिव पावर भी है. एग्जीक्यूटिव पावर मतलब ब्रोकर का अकाउंट्स को चेक करना, एजेंट्स लोग को अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज को फिर उसके बाद देखना, कंपनीज लोग को बोलना कि अपना जो शेयर से लिस्ट कराओ स्टॉक एक्सचेंज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सेबी का फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. क्वाजी लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग पावर. क्वाजी जुडिशियल, मेकिंग प्रोनाउंसमेंट, passing judgment, rulings, order. Quasi executive, calling the brokers for their inspection of the books of account, compelling the companies to get their shares listed on the stock exchange. So there are 3 functions of SEBI. Quasi, very important, quasi legislative, quasi judicial, quasi executive. स्टॉक एक्सचेंज का फोटो, सेंसेक्स का. क्वाजी लेजिस्लेटिव, लॉज बनाने का कैपेसिटी है सेबी के पास रिलेटिंग टू द सिक्योरिटी मार्केट. क्वाजी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना. बोला ना मैंने, ब्रोकर को बोल सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट आओ दिखाओ. जुडिशियल मतलब जजमेंट पास करना, रूलिंग्स पास करना, पेनल्टी इंपोज कर दिया कोई इनसाइडर ट्रेडिंग में पाया गया तो. सो दीज आर द 3 फंक्शंस ऑफ सेबी. लर्न इट वेरी क्विकली. यस, बाजार मूवी शंखो, आई हैव सीन दैट मूवी. पूरा स्टॉक मार्केट के ऊपर इवॉल्व करता है, टॉकिंग अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग. लर्न इट. बाजार मूवी, यस, बॉलीवुड मूवी है हिंदी का. यस, सत्यम स्कैम, आयुष. ठीक है. लर्न हुआ कि नहीं? 3 categories of the function of SEBI is what? Quasi legislative, quasi executive, quasi judicial. I hope we are through with this slide. Such a pretty slide it is. Power of SEBI. SEBI का क्या पावर है? वही quasi legislative, judicial और executive. मैंने भी बोला ना, स्टॉक एक्सचेंज ने लॉ बनाया, उसको अप्रूवल किसके पास रहेगा? सेबी.
अमेंड करना है स्टॉक एक्सचेंज को रूल, किसके पास जाएगा? सेबी. सो सेबी इज देयर टू अप्रूव द लॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, amend the laws of the stock exchange, call the broker to for inspection of their books of account, compel the companies to get their share listed on the stock exchange. I hope you understand the meaning of listing. वो लोग अपना अगर शेयर को लिस्ट कराएगा स्टॉक एक्सचेंज में तो ट्रेडिंग हो पाएगा ना उन लोग का शेयर्स में, कंपनीज लोग का शेयर्स में. हैव अ लुक. अप्रूव द बायलॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, चेंज करना, अमेंड मतलब चेंज करना उन लोग को. बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का भी, स्टॉक एक्सचेंजेस का भी. कंपनीज लोग को बोलना कि लोग अपना शेयर को लिस्ट कराए स्टॉक एक्सचेंज में. सो ऑल दीज आर द पावर्स ऑफ सेबी. लर्न कर लो. लर्न इट. समझ में आ रहा है पूरा सेबी का कहानी? सेबी कौन है? पूरा शेयर मार्केट को रेगुलेट करके रखे. स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है ना शेयर्स का, शेयर परचेज होता है, सेल होता है. बीच में कौन आदमी शेयर का परचेज और सेल को मैच कराता है? ब्रोकर, जिसके लोग कमीशन लेते हैं, ब्रोकरेज कमीशन. इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर में, कंपनीज लोग शेयर इशू करते हैं. इनसाइडर ट्रेडिंग कौन करता है? इन्वेस्टर लोग करते हैं, जिसकी वजह से जो है अगर सेबी को पता चल जाएगा तो सेबी उसके ऊपर बहुत सारा जो है लायबिलिटी एनफोर्स कर सकता है. पेनल्टी है उसके लिए बहुत सारा, अलग अलग चीजों के लिए, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस के लिए. ब्रोकर अगर कुछ करता है, रूल्स ब्रेक करता है, उसके ऊपर अलग पेनल्टी है. ये सारे पेनल्टी, सारे पनिशमेंट कौन सुनाता है? सेबी सुनाता है. मान लो आप सेबी का जजमेंट से परेशान हो, एग्रीव्ड हो, आपको मान लो ध्यान से सुनना, बाई चांस व्हाट हैपेंड, यू नो, लकीली शेयर्स जो है आपको पता नहीं था, आप ऐसे तुक्का लगाए थे, कंपनीज का फाइनेंशियल अकाउंट कल पब्लिश होने वाला है, वो कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट की है इस साल. आपको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? हम पूरा उसका बैकग्राउंड समझा रहे. ध्यान से सुना, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जिन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ऑल्दो इट इज नॉट रिलेवेंट टू योर सिलेबस. सुनना है? सुनना है? बताओ. चलो बताएं. पीरियोडिकल रिटर्न, एनुअल रिटर्न क्या होता है? सुना ध्यान से. मान लो एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, समझ लो. ये कंपनी जो है अभी तक लॉस करते आ रहा था, इसका शेयर का दाम भयानक गिरा हुआ है मार्केट में, लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, इसका शेयर का दाम गिरा हुआ है भयानक. इस साल भयानक वाला प्रॉफिट किया है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, ये तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है. ये शेयर होल्डर के पास कब पब्लिश होगा? कल पब्लिश होने वाला है एनुअल अकाउंट में, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है. डायरेक्टर लोग एनुअल अकाउंट प्रिपेयर करके रख दिए, कल पब्लिश होगा. भयानक वाला प्रॉफिट हुआ है. बैलेंस शीट और पीएल कल पब्लिश होने वाला है. जनरल मीटिंग है, शेयर होल्डर को बताया जाएगा भयानक वाला प्रॉफिट हुआ है. तो जैसे ही पब्लिश होगा शेयर का दाम बढ़ जाएगा ना. अभी तो गिरा हुआ है, किसी को पता नहीं है, तो अभी शेयर का दाम पूरा गिरा हुआ है. अब मेरे को क्या लग रहा है ना कि ये कंपनी का शेयर में हम इन्वेस्ट कर देते, खरीद देते. भयानक दाम गिरा हुआ है, हम 1 लाख शेयर्स खरीद लिए. शेयर का दाम मान लो हम खरीदे 10 रुपया में, और कल जब पूरा रिटर्न पब्लिश होगा ना, बैलेंस शीट और पीएल, जब प्रॉफिट दिखेगा, शेयर का दाम शूट अप होकर 100 रुपया होने वाला है, भयानक वाला बढ़ने वाला. तो आज हम 10 रुपया में खरीद लिए. अब कल क्या हुआ? एनुअल अकाउंट जैसे ही पब्लिश हुआ, शेयर का दाम बढ़ गया, क्योंकि प्रॉफिट कमाया कंपनी इस बार, शेयर का दाम बढ़ गया. तो अब हम आज खरीदे थे 10 रुपया में, कल जैसे ही 100 रुपया पर शेयर हुआ, हम शेयर को बेच दिए, 1 लाख शेयर को. और मेरे को पता है ये सब इंफॉर्मेशन कोई से मिल गया था, लीक आउट हो गया था. कंपनी में मेरी एक सिस्टर थी, वो काम करती थी, एम्प्लॉय थी कंपनी की, तो उसको तो पता है सारा डिटेल कंपनी का. तो मेरे को बता दी कि आज खरीद लो, शेयर का दाम कल बढ़ने वाला है. तो इस इनर इन्फॉर्मेशन को लीक कर दी वो कंपनी को, और उसके बेसिस पे हम इनसाइडर ट्रेडिंग किए. आज खरीदे 1 लाख का शेयर 10 रुपये में, कल 100 रुपया वो हम बेच दिए, भयानक वाला प्रॉफिट कमा लिए. ये बात पता चल गया किसको? कहीं ना कहीं से सेबी को पता चल गया. अब सेबी क्या किया? मेरी बहन के ऊपर तो केस ठोका ही, मेरे ऊपर भी केस ठोक दिया. क्या चीज के इल्जाम में? इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब आई हैव मैनिपुलेटेड द इनर इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड हैव लीक्ड आउट दोस प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से मेरे को मैसिव प्रॉफिट हुआ है, एंड दैट इज अनफेयर. समझ में आया? तो इस वजह से जो है अब मेरे ऊपर सेबी को एविडेंस मिल गया, सबूत मिल गया कि मेरे को इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग कर लिया, टैप जो है रिकॉर्डिंग कहीं से मिल गया उसको, फोन में बात कर रहे थे हम लोग, उसका रिकॉर्डिंग आ गया सामने. अब मेरे को और मेरी बहन को दोनों को जेल हो गया. क्लियर है? बट अब हम क्या दावा कर रहे हैं कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग किया ही नहीं, गलत है, मैंने कोई बात नहीं की है, एविडेंसेस नहीं है, मान लो. तो आई एम एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेबी. सेबी हैज इम्पोज्ड इम्प्रिजनमेंट ऑन मी. नाउ आई एम एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेबी. एग्रीव्ड मतलब पीड़ित हम सेबी को ऑर्डर से, जजमेंट से. तो हम किसके पास जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे क्या? नहीं. when I am as an investor aggrieved, saddened
by the order that has been passed by सेबी which is against me. कहां पे जाएंगे बता सकते हो? अपील करना है मेरे को सेबी के अगेंस्ट. सेबी मेरे ऊपर जो पेनल्टी डाला है ना, गलत डाला है, मेरे को अपील करना है. कहां जाए हम? ट्राइब्यूनल में जाना होगा. उस ट्राइब्यूनल का नाम है, अलग से सिक्योरिटीज का, शेयर मार्केट का अलग से कोर्ट बैठाया गया है जो कि सेबी के ऑर्डर को देखेगा. सेबी के ऊपर जो अथॉरिटी है जिसके अगेंस्ट हम कंप्लेन कर सकते हैं, सेबी के अगेंस्ट जो हम कंप्लेन कर सकते हैं, उसका नाम है सैट. SAT, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. बहुत ही मजा आने वाला है. सेबी ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगाया, मैं दुखी हूं. मैं किसके पास जाऊंगी सेबी का कंप्लेन लेके? सैट के पास. हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल वाला सैट नहीं. सैट क्या है? फुल फॉर्म SAT, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. समझे मेरा बात? सैट के पास मैं गई. सैट जी मेरे ऊपर सेबी ने गलत इल्जाम लगाया है, ये पेनल्टी हटाओ मेरे ऊपर से. सैट क्या बोला? ठीक है देखते हैं. सैट देखा, सैट अब आया मेरे पास. आपके ऊपर जो सेबी ने पेनल्टी लगाया ना, बिल्कुल ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते. हम दुखी हैं अभी किससे? सेबी से तो दुखी थे ही, अब हम आपके ऊपर वाले अथॉरिटी सैट से भी दुखी है. हम सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल से भी दुखी हैं. मेरे को नहीं अच्छा लगा सैट का जजमेंट, वो भी मेरे अगेंस्ट ही बोल रहा है. वो सेबी के ऑर्डर को कंफर्म कर दिया मॉडिफाई करने की जगह. सैट हैज कंफर्म्ड द ऑर्डर ऑफ सेबी. आई एम ऑल्सो अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सैट. अब हम किसके पास जाएंगे बताओ? पहले हम सेबी के अगेंस्ट थे अग्रीव्ड, अब हम सैट के अगेंस्ट भी अग्रीव्ड है. Because SAT has not taken my side, SAT has confirmed the order of SEBI. पता है आप किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास. यानी you still have got an option to move to Supreme Court to file a case against the order passed by SAT. अब हम अपना अपील किसके पास लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जी, SAT ने जो है ना गलत ऑर्डर दिया मेरे ऊपर, कुछ देखिए. सुप्रीम कोर्ट देखा, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं ठीक है, तो अब कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है. फिर हम खाली रिट पिटीशन कर सकते हैं हाई कोर्ट में, वो छोड़ दो उसे. समझ में? तो पहला ऑर्डर कौन पास किया? सेबी. अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेबी, आई विल मूव टू सैट. अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सैट, आई कैन स्टिल फाइल एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट. पर क्या हम डायरेक्ट सेबी से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं. पहले आपको सेबी से किसके पास जाना पड़ेगा कंप्लेन लेकर? सैट के पास. फिर सैट से आप किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के पास. देखो कैसा लगा? मजा आ रहा है सब पढ़ के? लग रहा है हाँ हम लोग सीए पढ़ रहे हैं. देखो अच्छे से, सैट का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल. पीछे ट्राइब्यूनल भी मैंने दिया एक ठो. सेबी को ऑर्डर से अग्रीव्ड हो, किसके पास चल जाओगे? सेबी को ऑर्डर से अग्रीव्ड हो, किसके पास जाओगे? सैट के पास. सैट से अग्रीव्ड हो, किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट. Directly you can go from SEBI to Supreme Court? No, not at all. Clear है कि नहीं? देख के बताओ. The things are clear with you or not? और उसके बाद अपील नहीं कर सकते हम लोग, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, वो सब नहीं है, छोड़ दो. So that's it. सैट के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. सैट होता क्या है? सैट एक ट्राइब्यूनल है ना, अपीलेट ट्राइब्यूनल. सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा सकते हो. खाली इन्वेस्टर लोग जाएगा क्या? नहीं. ब्रोकर के अगेंस्ट भी अगर सेबी कोई ऑर्डर पास किया, ब्रोकर को नहीं अच्छा लग रहा, ब्रोकर भी जा सकता है. इश्यूअर ऑफ द कंपनी जो होता है, सिक्योरिटीज का जो इश्यूअर होता है, यानी कंपनीज लोग भी जा सकते हैं सैट के पास. कोई भी. सेबी 3 जन को देखता है ना, कंपनीज लोग को, जिन लोग सिक्योरिटी इशू करते हैं, ब्रोकर लोग को, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जिसको बोलते हैं, और इन्वेस्टर लोग, कोई भी जा सकते हैं सैट में. सैट पता है कितना आदमी से मिलकर बना? 3 मेंबर ट्राइब्यूनल. 3 members are there in the SAT. And you know who is the presiding officer of SAT? Who is the chairman of SAT at present? Justice J.P. Devadhar. जस्टिस जेपी देवाधर. अजय त्यागी तो सेबी का चेयरमैन है. सैट का चेयरमैन या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? जस्टिस जेपी देवाधर. फोटो है उसका, दिखाएंगे. जस्टिस जेपी देवाधर जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फॉर्मर जज था, पहला जज, रिटायर हो गया, अब सैट में काम कर रहे हैं. कौन है ये? हु इज ही? Who is he? You should know him.
अभी मैंने नाम बताया, अभी मैंने जस्ट नो नाम बताया, कौन है? जस्टिस जेपी देवाधर। देवाधर, इंसाफ मांगने जाते हो ना कोर्ट में, देवों का घर, देवाधर है, घर नहीं है, धर, देवाधर, लर्न कर लो। जस्टिस मांगने कोर्ट में गए, जस्टिस जेपी देवाधर, ठीक है। भूमिका बाई लक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एविडेंसेस नहीं होने चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग के। लोग तो इनसाइडर ट्रेडिंग करते ही हैं, आप एविडेंसेस अगर नहीं ला पाओगे, स्कैम कब पकड़ा जाता है? जब बहुत बड़ा घोटाला दिखाई देता है, समझ में आ रहा है? 100 करोड़ का जैसे पता चला आपको फायदा हो गया है, तब आपके पीछे इन्वेस्टिगेशन होगा। थोड़े बहुत शेयर्स में आप इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ी सा भी आके देख रहा है आपको। दो ऑल्दो इट इज इलीगल, आई एम नॉट प्रमोटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग। सेट, हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, क्या सेट का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। देखो फुल फॉर्म दिखाई दे रहा है। कितना मेंबर है इसमें? 3 मेंबर, मैंने बोला था ना। हु इज द प्रेजेंट हेड? जस्टिस जेपी देवाधर, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का पुराना जज था, रिटायर्ड नाउ। क्लियर है? सो सेबी इज ऑलमोस्ट ओवर। फटाफट एक बार देख लो सैट के बारे में। दैट्स इट ऑल अबाउट सेबी। कैसा लगा सेबी पढ़कर? मजा आया कि नहीं बताओ? Who is the, keep on answering me all the questions very quickly, who is the present chairman of SEBI? Who is the present chairman of SEBI? Although not there in your mat, still you should know. अजय त्यागी। इनको क्या एक्सटेंशन मिला 6 महीना का? हाँ ठीक है, फरवरी तक था इनका टर्म, एक्सपेंशन का टाइम मिला इनको, 6 महीना का जो है इनको एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है। अब ध्यान से मेरा बात सुनना। हु इज द वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? पूरा कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करके रखा है? सेबी। सेबी एक्ट कब पास हुआ था? माइंड माय क्वेश्चन, व्हेन वाज द सेबी एक्ट पास? आई वांट द एग्जैक्ट डेट। एक्ट लिखो फटाफट। मयंक 1934 आरबीआई एक्ट है बच्चे, हम सेबी पूछ रहे हैं। दोनों डेटा को मिक्स मत करो, अभी तो खाली 2 ही पढ़े हो इंस्टीट्यूशन, नबार्ड पढ़ना बाकी है, सीसीआई पढ़ना बाकी है, तब क्या करोगे? सारा डेटा का चटनी बना के खा लोगे क्या? एक्सीलेंट, जिन्होंने मेरे को आंसर दिया 30 जनवरी 1992, माइंड ब्लोइंग। 30 जनवरी 1992 सेबी एक्ट वाज पास। लन हुआ? सेबी एक्ट कब पास हुआ था? सेबी को स्टैट्यूटरी पावर कब मिला था? 1992, 30 जनवरी 1992। सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ था? मैंने बोला 4 साल पहले, 1988। सेबी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच ईयर? 1988। 1 अप्रैल नहीं है, 12 अप्रैल है। 1 अप्रैल आरबीआई का था। कंफ्यूज मत हो इतना डेटा में बच्चा लोग, वापस से लर्न करते हैं। सेबी एक्ट कब पास हुआ? 30 जनवरी 1992, लर्न हो गया। सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ? 4 साल पहले, -4 कर दो, 1988, 12 अप्रैल। इसका अप्रैल नहीं लर्न करना तो भी चलेगा। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? आरबीआई एक्ट के बगल में कॉमा देखते होगे, 1934 लिखा रहता है। आरबीआई एक्ट 1934, RBI Act was passed in 1934, but RBI as a body was established 1 year later, 1935, 1 April 1935. Clear हुआ कि नहीं? Again, I am asking you the dates. RBI Act was passed in which year? RBI Act was passed in which year? RBI Act was passed in which year? 34. RBI as a body was established in which year? Body बाद में हुआ 1 साल, लेकिन सेबी का बॉडी पहले था, एक्ट बाद में हुआ। 35, वेरी गुड। RBI was nationalized in which year? ध्यान से सुना, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई भी मैंने पढ़ाया था, पहले प्राइवेटली हो तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चला गया, 1949। लर्न हुआ 1949। और आरबीआई का पहले हेड ऑफिस कहां था? कैलकाटा, परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई इन द ईयर 1937। ठीक है, सेबी का तो खाली 2 ही डेटा, एकदम इजी है। सेबी काम करना कब से स्टार्ट किया? सेबी एक्ट कब पास हुआ? 30 जनवरी 1992। सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी? 4 साल पहले, 1988। लर्न हुआ? ठीक है, चलो मेरे को बताओ, सेबी का 3 जन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हु आर दोस 3%? 3 जन के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेबी का, फटाफट मेरे को बताओ, हु आर दोस 3%? कंपनीज जो कि शेयर्स इशू करते हैं, इशू ऑफ द सिक्योरिटी। ब्रोकर, जिन लोग हेल्प करते हैं शेयर ट्रांजैक्शन करने में,
परचेज एंड सेल ऑफ शेयर में हेल्प करते हैं, मार्केट इंटरमीडियरी फ्री में नहीं करते, बदले में ब्रोकरेज कमीशन चार्ज करते हैं, और इन्वेस्टर जिन लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। वेरी इजी। टेल मी द थ्री फंक्शंस ऑफ सेबी, क्लासिफाई करो। 3 तो हेडिंग था फंक्शन ऑफ सेबी का, 3 क्वाजी क्वाजी करके कुछ था, फटाफट मेरे को बताओ क्या क्या था। क्वाजी लेजिस्लेटिव में लॉ बना रहा है, क्वाजी जुडिशियल मतलब जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट सुना रहे, जजमेंट पास कर रहे, एग्जीक्यूटिव मतलब एनफोर्समेंट एक्शन, ठीक है, लॉ ड्राफ्ट करना, एग्जीक्यूट करना, उसको लॉ को एग्जीक्यूट करना, एनफोर्स करना, रूलिंग और जजमेंट पास करना, जुडिशरी मतलब लॉ। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी ने पेनल्टी इंपोज किया, इसमें से कौन सा है? इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेबी ने पेनल्टी इंपोज किया, किसके अंदर आएगा? वेरी गुड, क्वाजी जुडिशियल, रूलिंग और जजमेंट पास किया ना, ठीक है। तो फंक्शंस ओवर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर। पावर ऑफ सेबी में क्या बोला? स्टॉक एक्सचेंज का रूल्स को अप्रूव करना, उसको अमेंड करना मतलब चेंज करना, ब्रोकर को बोलना कि अपना जो है रिटर्न लाके दिखाओ, रिटर्न मतलब उन लोग को अकाउंट खाता मेंटेन करना पड़ता है, कितना शेयर्स खरीदे, कितना शेयर्स बेचे, कौन कौन सा क्लाइंट से डील कर रहे हैं, तो खाता को कौन इंस्पेक्ट करता है? सेबी, ठीक है। कंपनियां लोग को बोलना कि अपना शेयर लिस्ट करो स्टॉक एक्सचेंज में, कौन बोलता है? सेबी। अप्रूव द लॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, अमेंड करना उन लोग को, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का भी, स्टॉक एक्सचेंज का भी, कंपनीज लोग को बोलना कि अपना शेयर लिस्ट करो स्टॉक एक्सचेंज में। सेबी के अगेंस्ट कहां जाओगे? सैट के अगेंस्ट कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। सैट 3 member ट्राइब्यूनल हेडेड बाय जस्टिस जेपी देवाधर, हु इज अ फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। कैसा लगा? लर्न हुआ कि नहीं बताओ मेरे को, लर्न हुआ कि नहीं? फटाफट बताओ एक बार, फटाफट हम लोग स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे, फिर मैथ से मार्किंग करेंगे, ठीक है। वेरी क्विकली हैव अ लुक ऑन द प्रेजेंटेशन, वेरी क्विकली। ये कौन है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्रिएटर ऑफ द प्रेजेंटेशन है CS दिव्या अग्रवाल, ऑल इंडिया रैंक 3। चलो, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन आज हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, आरबीआई और सेबी, ओवर डन। ये सीसीआई कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू नहीं है जो कि सेबी का प्रेडिसेसर था, ये सीसीआई कॉम्पिटिशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। रिवीजन करते चलो बच्चे लोग, कीप ऑन रिवाइजिंग। थैंक यू सुजॉन, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। कीप योर कमेंट्स फॉर द लास्ट लास्ट मिनट क्लास, ठीक है। लास्ट टाइम देंगे हम तुम लोग को, लास्ट मोमेंट टाइम, वहां अपना कमेंट शेयर करना। अभी प्लीज रिवीजन में ध्यान दो। सुदर्शन चक्र, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, करेंसी नोट इशू करता है, लेकिन छोटे मोटे कॉइन इशू नहीं करता। वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है, क्रेडिट कंट्रोल करता है, प्रमोशनल फंक्शन। क्रेडिट कंट्रोल 2 टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का एक नाम है जनरल, सबको अप्लाई करता है, क्वालिटेटिव का नाम है सिलेक्टिव, कुछ कुछ इंडस्ट्री को अप्लाई करता है। क्वांटिटेटिव का फर्दर सब डिविजन, बैंक रेट, ओपन मार्केट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। मॉरल सुएशन का मतलब आरबीआई रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक से, प्लीज कुछ करो, क्रेडिट कंट्रोल करो। बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। आरबीआई का जो रेट होता है, ये बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन के लिए अप्लाई होता है। इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ाएंगे, रिसेशन में गिरा देंगे। सीआरआर क्या हो गया? पोर्शन ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट, जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाता है। एसएलआर जो खुद के पास रखता है। इन्फ्लेशन में दोनों बढ़ाना है, डिफ्लेशन में गिराना है। इन्फ्लेशन में आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटी, डिफ्लेशन में खरीद लेगा, डिफ्लेशन मतलब रिसेशन। रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए अप्लाई करते हैं। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन मैक्सिमम वीक कितना? 14 दिन, 2 वीक। करंट बैंक रेट मैंने बोला था 4.25%। शक्तिकांता दास, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट। सेबी का इंट्रोडक्शन एस्टैब्लिश्ड 12 अप्रैल 1988। एक्ट कब पास हुआ? 30 जनवरी 1992। सीसीआई इसका पुराना नाम था, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, प्रेडिसेसर था, पुराना नाम नहीं प्रेडिसेसर था, उसको हटा दिया गया है। हेडक्वार्टर का बांद्रा में,
रीजनल ऑफिसेस देख लो, एक्सक्यूज मी। कॉम्पोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट, एक चेयरमैन, एक आरबीआई का मेंबर, 2 मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट का मेंबर फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का, 5 अदर मेंबर जिसमें से एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर। लंट, सेबी का 3 जन के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, 3 तो फंक्शन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। सेबी का पावर, सेबी के अगेंस्ट सेट, सेट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। दैट्स इट। फटाफट अपना इंस्टीट्यूट का मैट निकालो, हम लोग मार्किंग करेंगे। वेरी क्विकली टेक आउट योर इंस्टीट्यूट का मैट, विल डू द मार्किंग। चलो फटाफट चैप्टर 5 में आओगे आप लोग। मार्क दिस चार्ट वेरी क्विकली। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन 4 ठो, जिसमें से 2 आज हम लोग कर लिए हैं। फंडिंग इंस्टीट्यूशन 1 ठो नबार्ड। प्लीज मार्क करते जाओ फटाफट। ये सब छोड़ दो, जहां पे बोल रहे हैं वहां पे डायरेक्टली आओ। फटाफट आप लोग अब आ जाओ आरबीआई में। पेज नंबर टॉपिक नंबर 5.2.1 आरबीआई। मार्क करो, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935, पॉइंट नंबर 1। और आरबीआई एक्ट कब है? पॉइंट नंबर 2, 1934। नेशनलाइजेशन कब हुआ? मार्क करो, पॉइंट नंबर 3, 1949। इंस्टीट्यूट का मैट है ना, सी इंस्टीट्यूट का मैट, स्टडी मटेरियल, वो खोलोगे। इनिशियली इसका हेड ऑफिस कहाँ पे था? कैलकाटा, परमानेंटली शिफ्टेड टू मुंबई 1937। मार्क करो, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डन। रोल ऑफ आरबीआई में आओगे, फर्स्ट लाइन मार्क करोगे, एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन। जितना मार्क करा रहे सिर्फ उतना। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में आओ, पॉइंट नंबर 1, इशू ऑफ करेंसी। वहां पे लिखो एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन। छोटा मोटा कॉइन नहीं इशू करता ना, विच इज इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। पॉइंट नंबर 2, बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंकर है ना, खाली हेडिंग हेडिंग मार्क करोगे। इसका पॉइंट नंबर डी मार्क कर लेना। नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक, पॉइंट नंबर 3। फिर याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था कमर्शियल बैंक को 2 एक्ट रेगुलेट करता है, एक आरबीआई एक्ट रेगुलेट करता है एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो 2 एक्ट्स दैट regulates commercial बैंक। और एक चीज लिख सकते हो, आरबीआई
इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि कमर्शियल बैंक को लोन देता है ना लास्ट में, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है कमर्शियल बैंक के पास. Custodian of foreign exchange reserves, next point. Only the heading, that's it. और जब ज्यादा फॉरेन करेंसी नहीं रहता है और हम लोग को चुकाना है पैसा, हम लोग किससे बोरोइंग करते हैं? आईएमएफ से. यू नो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, शॉर्ट टर्म लोन देता है. क्रेडिट कंट्रोल, प्रमोशनल फंक्शन, उसमें ये मार्क करोगे. जैसे मैंने बोला था ना, एग्रीकल्चर ट्रेड ये लोग के लिए लोन देता है, बट अभी ये सारा काम कौन कर रहा है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, नाबार्ड, एग्जिम, सेडबी. लास्ट का 3 लाइन्स. कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, जस्ट द हेडिंग. जितना जितना मार्किंग करा रहे सिर्फ उतना ही पढ़ना है. डन टिल हियर. आरबीआई's रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन. ठीक है. यहाँ पे आप आओगे नीचे में, सीआरआर और एसएलआर के बारे में मार्क करोगे. एसएलआर का फुल फॉर्म मार्क करोगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो. एंड 1% इज इक्विवेलेंट टू 100 बेसिस पॉइंट. फिर ये वाला एग्जाम्पल. अब आपके बुक में अच्छे से डिटेल में नहीं दिया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो उसका जो नोट्स है आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में. यहाँ जितना दिया मार्किंग कर लो. सीआरआर और एसएलआर क्या था? क्वांटिटेटिव मेथड्स था ना. क्वांटिटेटिव के ऊपर लिख लो जनरल मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, और क्वालिटेटिव जो है वो क्या है? सिलेक्टिव मेजर्स है. फिर बैंक रेट का डेफिनेशन मार्क कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक. कीप ऑन मार्किंग. रेपो रेट मार्क करोगे, रिवर्स रेपो रेट मार्क करोगे. देख लो यार, तोड़ तोड़ के दिए है, अच्छे से नहीं दिया है आपके मैथ में, बट सारा पॉइंट कवर्ड है. सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. रेपो रेट क्या होता है? मार्क करो, द रेट एट विच बैंक जब सिर्फ रहता है, वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल बैंक. सिर्फ बैंक मतलब कमर्शियल बैंक. सिर्फ बैंक का मतलब कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई ना. और मैंने बोला था कितना टाइम के लिए लोन लिया जाता है? शॉर्ट ड्यूरेशन, 2 वीक. तो रेपो रेट के पास आप लिख सकते हो शॉर्ट टर्म लोन. रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म लोन रेट है, और बैंक रेट लॉन्ग टर्म. देखो यहाँ लिखा हुआ डिफरेंस. रेपो रेट इज अ शॉर्ट टर्म मेजर, लेकिन बैंक रेट जो है लॉन्ग टर्म मेजर है. और रिवर्स रेपो रेट का क्या होता है? जब आरबीआई लोन ले रहा है. डन. ये वाला रीड कर लेना, ये वाला पैरा. फटाफट आप लिख लो करेंट बैंक रेट वहां पे, इफ यू वांट टू राइट 4.25%. लिख लो फटाफट. फटाफट लिख लो इसको. जैसे यहाँ पे ये सब नहीं लिखा, इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ा दो, रिसेशन में गिरा दो, तो आपको उसका नोट्स दे दिया जाएगा. सेबी में आ जाओ फटाफट. पॉइंट नंबर 1, 12 अप्रैल 1988 को एस्टैब्लिश हुआ था, बट सेबी एक्ट कब पास हुआ था? मार्क करोगे 30 जनवरी 1992.
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मार्क करोगे? बैंड्रा में। और रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे, वो भी मार्क करोगे। पॉइंट नंबर 4। और इसके पहले कौन देख रहा था? सीसीआई। यहाँ पे आप लिखोगे कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी। तो वहाँ प्लीज एक काम करो, 1 लिख लो, 1 चेयरमैन, याद रहेगा ऐसे। जितना मार्क करा रहे सिर्फ उतना। सीजी उसको अपॉइंट करेगा। उस आदमी के पास बुद्धि होना चाहिए, एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग होना चाहिए, और लॉ, फिनेंस, ये सब के बारे में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। फिर 2 मेंबर्स, कौन सा? फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का। 1 मेंबर, आरबीआई से 1 मेंबर, तो आरबीआई के ऊपर 1। तो ऐसे ऑल्दो वहाँ आपका सिंबॉलिकली लिखा है ONE, बट आप न्यूमेरिकली लिखोगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा दिमाग पे। 1 चेयरमैन, 2 मेंबर, 1 आरबीआई मेंबर, और फिर 5 अदर मेंबर, जिसमें से एटलीस्ट 3 मेंबर्स शैल बी होल टाइम मेंबर। मार्क कर लो। इजी लग रहा है कि नहीं? ये सब पढ़ा हुआ लग रहा है कि नहीं? सब मैथ्स ही मैंने पढ़ाया है, ठीक है? प्रेजेंटेशन करने के बाद ये बहुत इजी हो जाता है लर्न करना। फटाफट मार्क कर लो। 1 चेयरमैन, 2 मेंबर, 1 member from RBI, 5 other member, out of which at least 3 members should be whole time member. डन। चलो अब नीचे आ जाओ। आरबीआई का 3 जन के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मार्क करो। उसके ऊपर लिखो रेस्पॉन्सिबिलिटी। सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। सेबी होगा ना? ठीक है, फिर फंक्शंस में आ जाओ। हेडिंग दे दो फंक्शंस ऑफ सेबी। लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव में लॉज बनाना, इसमें जजमेंट पास करना, इसमें कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन। ठीक है, फंक्शन हो गया है सब। फिर नीचे आओगे आप लोग, मार्क करोगे। यहाँ पे हेडिंग दोगे सेट, ब्रैकेट में लिखोगे 3 member ट्राइब्यूनल। ठीक है, आप लोग वहाँ एक चार्ट बना सकते हो इस तरह से। सेट से अग्रीव्ड हो किसके पास जाओगे? सॉरी, सेबी से अग्रीव्ड हो किसके पास जाओगे? सेट। सेट से अग्रीव्ड हो किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से एक चार्ट बना लो जैसे मेरा प्रेजेंटेशन में था। सेबी, एरो सेट, एरो सुप्रीम कोर्ट। हेडेड बाय जस्टिस JP देवाधर, फॉर्मर जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। चार्ट बना लिए, सेबी, सेट, सुप्रीम कोर्ट। एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेबी, एग्रीव्ड का मतलब समझते हो ना? इफ यू वांट टू राइट द लाइन यू कैन राइट। एग्रीव्ड मतलब दुखी, अनहैप्पी। डन। और आप सेबी का प्रेजेंट चेयरमैन भी ऊपर में लिख सकते हो, जहां पे सेबी लिखे हो, स्टार्ट की हो, अजय त्यागी। क्लियर? और सैट का प्रेजेंट चेयरमैन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? जस्टिस JP देवाधर। पावर्स ऑफ सेबी देखो, आ जाओ नीचे, जो हम लोगों ने किया है। मार्क कर लो ये पूरा, 1 2 3 4 5 ऑल द पॉइंट्स। दैट्स इट।
ऑल राइट, चलो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे. आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, जस्ट 2 minutes, जस्ट टू इंश्योर कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं आंसर. पॉइंट नंबर 1, चेक हु वाज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अफेयर्स इन इंडिया बिफोर सेबी. सेबी के पहले कौन था? टेल मी द आंसर वेरी क्विकली, टेल मी द आंसर. ए, कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू. व्हेन वाज सेबी कॉन्स्टिट्यूटेड, कब बना था? 1988. अगर ये सब आपको आ रहा है तो बहुत ही इजी है. कितना मेंबर आरबीआई से होना चाहिए, इसका आंसर बताओ. कितना मेंबर आरबीआई से होना चाहिए? आरबीआई से कितना मेंबर होना चाहिए? 1. वेरी गुड. फर्स्ट अपील कहां जाएगा सेबी के अगेंस्ट? फर्स्ट अपील, पहला अपील. सेकंड अपील सुप्रीम कोर्ट है. फर्स्ट अपील कहां है? सेट. हु रेगुलेट्स करेंसी इन द कंट्री? पैसा को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई. नेक्स्ट, कौन सा एक्ट? आरबीआई का डेट बताओ. 35 की 34? 34. ठीक है, ये तो IRDI हम लोगों ने नहीं किया है. 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट? गलत है. पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट थोड़ी प्रोटेक्ट करता है. 13, द रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज नॉट लोकेटेड इन. रीजनल ऑफिस इसका कहां पे नहीं है बताओ? चंडीगढ़ में नहीं है. सेबी का वेस्टर्न ऑफिस कहां पे बताओ? वेस्टर्न ऑफिस अहमदाबाद. कौन सा गलत है? 15 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? डी होगा ना. 3 मेंबर होना चाहिए ना होल टाइम. 3 होल टाइम होना चाहिए. 16, सारे ही तो करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. 17, कौन सा सेबी का फंक्शन नहीं है? लेजिस्लेटिव पढ़े हो, जुडिशियल पढ़े हो, एग्जीक्यूटिव पढ़े हो, क्वाजी प्रोफेशनल बोल के तो कुछ नहीं था. 18, सारे ही सही है ना, ऑल ऑफ द अबव. 18 का आंसर चेक करो, बताओ. ऑल ऑफ द अबव होगा. 19, डेट के आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दोनों ही एक्ट सही है ना. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन है? आरबीआई. ठीक है, यहीं तक रहने दो, 20 तक, टिल 20. दैट्स इट. तो आज जितना भी मैंने एमसीक्यूज कराया आप लोग वापस से घर पे कर लेना सॉल्व. सो दैट्स इट फॉर टुडे. सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव. आई होप यू एंजॉयड द प्रेजेंटेशन. आज का क्लास अच्छा लगा. नेक्स्ट क्लास का आपको मैसेज आ जाएगा. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन मंडे. ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा नेक्स्ट क्लास का. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.